हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स ले रहे थे और मैं जो ऑलरेडी मेरा वीडियो नंबर 11 है उसमें आप देख सकते हैं हमने वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर क्वेश्चंस लिए। आज हम सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसा है। एक सॉल्यूशन कंटेन्स 25% water, 25% ethanol and 50% ethanoic acid by mass. Calculate the mole fraction of ethanol. आप देख सकते हैं हमको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। अब इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है, दैट इज वाटर, सेकंड इज इथेनॉल एंड थर्ड इज इथेनोइक एसिड। तीनों की मदद से हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जिसको ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे आप। और इस ट्रू सॉल्यूशन बनाने के बाद हमको जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मालूम करने का, यानी x ऑफ इथेनॉल। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय x। तो हमको x मालूम करना है इथेनॉल का। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन। अब अगर मैं किसी भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहता हूं तो मुझे दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहले तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा सबसे पहले और बाद में नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करूंगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट किए जाते हैं और इसको निकालने के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, मास ऑफ एनी कंपोनेंट जिसको मैं WB से बताऊँगा और मॉलिक्यूलर मास को मैं MB से बताऊँगा। ओके, मुझे मालूम होना चाहिए। तो अब मुझे तीनों का मास पता है क्योंकि जो स्ट्रेंथ दी है वही मास है ना। अगर वाटर 25% है मतलब मास ऑफ वाटर इज 25 ग्राम, मास ऑफ इथेनॉल 25% है मतलब मास ऑफ इथेनॉल 25 ग्राम और मास ऑफ इथेनोइक एसिड इज 50 ग्राम। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल लेता हूँ, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालता हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा WB मतलब मास ऑफ वाटर अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 25%, तो 25 ये मास है और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 और ऑक्सीजन का 16, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हुआ 18। तो मैं इसकी मदद से इसको जब सॉल्व करता हूँ तो माय आंसर बिकम 1.388। ये आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स आप करके देख सकते हो 1.388। ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। उसी तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करने के लिए भी मास ऑफ इथेनॉल अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। इथेनॉल का मास कितना होता है बेटा, हाउ मच इट इज 25%, यानी 25 अपॉन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। आप करके देख सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, पूरे एटॉमिक मासेस को सम करके आ जाता 46। तो अगर मैं 25 डिवाइड बाय 46 करता हूँ तो ये आ जाता 0.543। ओके, यानी मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल भी मिल गए। अब तीसरा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालने का, बोलिए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए CH3COOH। अगर ये फॉर्मूला तो इसका भी मैं यूज़ करूँगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना लिया, मास परसेंटेज है 50 ग्राम %, मॉलिक्यूलर मास कितना है बोलिए आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ऐसा मिलाकर 60 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड 60 होता है। ओके, तो मैं 50/60 करूँगा तो मैं आंसर बिका 0.933 है। ओके, तो ये तीनों का भी मेरे पास
नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब तीनों का भी नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद मैं मोल फ्रैक्शन आराम से इथेनॉल पे निकाल सकता। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बोलिए? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो ये एन ऑफ इथेनॉल हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब वाटर को N1 बोल दिया, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स को N2 बोल दिया और इसको N3 बोल दिया। तो मैंने N2 अपॉन क्या लेना है? N1 प्लस N2 प्लस N3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिया मैंने। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स N2 कितना आया आपका? N2 आया 0.543 divided by all number of moles, that is 1.388 plus 0.543 plus 0.8 I think 8 आना चाहिए, 0.833। अगर मैं ये रेशो को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये फाइनल आंसर मेरा 0.196 आ गया। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है वो आ गया 0.196। ओके, तो ये यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इस मोल फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबके नंबर ऑफ मोल्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो मास ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। इसको डिवाइड करके आप सॉल्व करेंगे और बाद में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल से ऑल नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये अपना पहला लेक्चर पार्ट हो गया, यानी ऑफ क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चंस है। अब हम जो अभी क्वेश्चंस लेने वाले, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हुए थे वो वेस्ट टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर थे। अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़े, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी which depends upon number of solid particle of solution। मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ाते गए या चेंज करते गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ भी दिया हुआ है, जो आप मेरे लेक्चर्स प्रीवियस वाले जो 8, 9, 10 हैं वो लेक्चर्स पर जाकर देखिए, आपको 101% इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54 mm ऑफ Hg। यानी वाटर का सॉल्वेंट वाटर है और उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, वो दिया हुआ है। और अब क्या हुआ, when 20 ग्राम सोल्यूट वॉज एडेड इन 50 ग्राम वाटर, मतलब जो 20 ग्राम सोल्यूट है XYZ जो भी होगा, उसको जो वाटर का वेपर प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ था उसका जो मास है 50 ग्राम वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं आप। यानी सोल्यूट को काय में ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट में। यानी जो भी सोल्यूट है उसको वाटर में ऐड कर रहे हैं। सोल्यूट 20 ग्राम है और वाटर 50 ग्राम है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर कम हो रहा बोल रहा वो हो रहा है, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो रहा है 0.30 mm ऑफ Hg। तो अब हमको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब MB कैलकुलेट करने का है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको राउल्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ओके, उस लॉ के बेस पर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। आंसर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो उसमें हमने एक छोटा सा डेरिवेशन निकाला था और उस
डेरिवेशन को हमको यूज करना है इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, और आप आराम से मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एमबी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर का वेपर प्रेशर पी नॉट ले लेते हैं हम, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। उसका वेपर प्रेशर कितना दिया बेटा, 17.54 mm ऑफ Hg। ओके, ये भी दिया हुआ है। वेपर सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, WB, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA कितना दिया हुआ है, बोलिए आप मुझे। वाटर का वेट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, डेल P दैट इज P नॉट माइनस PS। जब आपने सोल्यूट को वाटर में डाला तो वेपर प्रेशर के डिक्रीजेस, एंड डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का टोटल वैल्यू आपको निकालना नहीं है, दिया हुआ है। अब ये न्यूमेरिकल में जब इतनी सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे राउल्ट्स लॉ का वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिस फॉर्मूले की मदद से मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ओके, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोल्यूट। ये वाला फॉर्मूला, सॉरी W। तो मुझे MB निकालने का है बेटा। अब MB निकालने का, तो MB को इधर लेके चले जाऊंगा। ये तो P नॉट माइनस PS का तो वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मुझे MB के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। MB इधर गया तो क्या हो गया मेरे पास फॉर्मूला, P नॉट माइनस P नॉट 0 इंटू WB इंटू MA अपॉन, इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा डेल P नॉट माइनस PS डेल P हो जाएगा इंटू WA। तो आई कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज, और अब मैं वैल्यूज को पुट अप कर रहा हूँ नीचे में यहीं पर कंटिन्यूटी में। P नॉट कितना दिया हुआ है देखिए आप, 17.54। ओके, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 18 ग्राम पर मोल। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ बोलिए, 0.30 mm ऑफ Hg। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा तो आई गेट द आंसर, यानी जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है ये आई थिंक 420.96 ग्राम आ जाएगा। दिस इज माय आंसर। दिस इज व्हाट MB। MB इज व्हाट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर हमने कोई भी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसका एप्लीकेशन होता है कि हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया और इस फॉर्मूले का यूज़ किया, जिस फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 420.96 आता है। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम अपने सेक्शन का। ये इसमें क्या दिया हुआ है देखिए आप, 3 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब सोल्यूट यूरिया है और सॉल्वेंट वाटर है, और उस की मदद से हमको मतलब क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख देते क्या कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे बताते हैं आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये बताते हैं आप डेल P अपॉन P नॉट, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्वेश्चन है आपका, आई एम सॉरी ये क्वेश्चन है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द
रेशो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ओके, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब और क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है देखते हैं हम। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट यानी यूरिया, ये WB ले लेते हैं हम। ओके, यूरिया है सोल्यूट, इसका मास दिया हुआ है 3 ग्राम। ओके, अब मुझे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CONH2। अगर आप सभी एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे तो आ जाएगा 60 ग्राम। ओके, उसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा? सॉल्वेंट का मास देखिए WA ले सकते हैं आप। ओके, और मास ऑफ सॉल्वेंट WA दैट इज वाटर। Here it is given. How much it is given? You can see in the question that 45 gram. 45 gram दिया हुआ। Okay. Now molecular mass of water कितना दिए रहता? molecular mass of water 18 gram. Okay. So I have all the information about mass and molecular mass of solute and solvent. I can easily solve the number of moles of water, number of moles of water Na, sorry, number of moles of water लूँगा मैं, I'm sorry, Na, ये हो जाएगा WA/MA। इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूँगा तो WA कितना है बेटा? WA 45 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, इन दोनों के रेशो को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मोल। ओके, अब NB कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो WB/MB कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? 3, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60, 3/60, आई कैन सॉल्व इट 0.05 मोल। तो अब मुझे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर भी आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब यूरिया भी आ गया। आई कैन सिंपली सॉल्व दिस फाइनल क्वेश्चन, आई एम सॉरी। ओके, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ। तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमारे पास एक लॉ है दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से यानी वो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये वाला हमारा लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये ΔP/P0 तो वैसी रहेगा। XB के बदले में क्या ले सकता हूँ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आई कैन टेक इट। ओके, तो ΔP/P0 क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखिए आपके कितने आ चुके हैं? 0.05 मोल्स, और सम ऑफ बोथ द मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 2.5 प्लस 0.05, इसको सम अप करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ΔP/P0 हमारा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं हम, एंड वी कैन गेट द फाइनल आंसर ऑफ 0.02। ये आ गया, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रेशियो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। राउल्ट्स लॉ के बेस पर हमको ये क्वेश्चंस किया गया था, और इस क्वेश्चंस में हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पूछा था उसने, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ΔP/P0 होता है जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से इंटर रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है। अब एक छोटा सा और टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी ये फॉर्मूला हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। हम जो वेपर प्रेशर है अगर वो गिवन है तो हम आराम से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, लेकिन अब शर्त ये है कि आपको टोटल वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गिवन कंपोनेंट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल आप मिथेनॉल ले लो, इतना इतना है, और उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जिसमें मिथेनॉल है इतना इतना है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का कितना होगा, है ना। तो ये मैं जेई लेवल का छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज डैश। क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, ये गिवन है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 43.40 mm ऑफ एच, 43.40 mm ऑफ एच गिवन है मान लीजिए, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिथेनॉल। अब समझ लीजिए इथेनॉल में मिथेनॉल है, या कोई सॉल्यूशन है इसमें मिथेनॉल है, इसका आपको टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मान लीजिए 66.13 mm ऑफ एच। तो अब मुझे ये फॉर्मूला रेयरली यूज होता है, इसलिए हम डाउटफुल है, तो यार वेपर प्रेशर से हम डायरेक्ट कैसा निकालेंगे, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर है और ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वैसे तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू ले सकते हैं, बट ये हम डायरेक्ट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर इसका रेशियो लेना है। लेकिन ये जो आपको पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ये वेपर्स में, यानी एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करे, उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद कुछ मिथेनॉल जो सॉल्यूशन में है और कुछ मिथेनॉल जो वेपर फेज में चला गया, तो आपको मतलब जो राउंड का सेकंड केस है उसके बेस पर एक क्वेश्चन है, तो आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन वेपर फेज, सॉल्यूशन में नहीं वेपर फेज में। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि वेपर फेज का पार्ट है ये, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो टेक्निकली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी टी, यानी टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, इसका रेशियो लेना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, हमारा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन से कहाँ गया हो, वेपर में गया। तो अब मैं आराम से इसको क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है, 43.40 अपॉन 66.13, टाइम कम है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम 0.653, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ये यूनिटलेस है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने दो वीडियोस बनाए, 11, 12 और 13, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, और ये पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियोस को बार बार देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, और आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मुझे अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।